तो जो हमारा सवाल नंबर 28 है वो है 2 अंकों वाली संख्या बनानी है जिसमें इकाई का अंक इस संख्या में से लेना है, 9786 में से दहाई का अंक लेना है, और जो दहाई का अंक है वो इस संख्या में से सैकड़े का अंक लेना है। तो चलिए बच्चों जल्दी से इन संख्याओं को लिख लेते हैं। हमें एक अंक इस संख्या में से लेना है, तो इस संख्या को लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 अंक हैं इसमें, तो इनको हम लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के अंक पे जो स्थान आएगा वो 6, फिर 8, 7 और फिर 9, ये संख्या बन गई है। इसी प्रकार हमने एक अंक इस संख्या में से लेना है, तो इस संख्या को भी जल्दी से लिख लेते हैं। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक हैं, तो 0 इकाई के स्थान पर आएगा, 8 दहाई के और ये सैकड़ा के स्थान पर 580। हमें यह करना है, जो नई संख्या बनानी है, नई संख्या में 2 अंक होंगे इकाई और दहाई का। तो हमें ये जो संख्या है 9786, इसमें से हमने क्या करना है, एक अंक लेना है, वो होगा दहाई का अंक, और जो दूसरी संख्या है उसमें लेना है सैकड़े का अंक। तो इस प्रकार हमने संख्याओं को बनाना है। तो यहाँ से हम सैकड़े का अंक ले रहे हैं, उसको हम दहाई का अंक लेना है। क्या लेना है उसका? दहाई का अंक। तो सैकड़े का अंक 5 है, वो दहाई के स्थान पर आ जाएगा, और यहाँ से हमने लेना है दहाई का अंक, वो आ जाएगा इकाई के स्थान पर। इस प्रकार हमारी संख्या बन जाएगी। तो एक अंक हमने वहाँ से लिया है, जो इकाई का अंक है वो इस संख्या का दहाई का अंक होगा, और जो यहाँ पर दहाई का अंक है वो इस संख्या का सैकड़े का अंक होगा। तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 58, और 58 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसे हम उत्तर को मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से गलती से मार्क ये 85 हो रहा है बच्चों, आपने 58 करना है क्योंकि उत्तर हमारा 58 है। इस आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? छायांकित हिस्सा अछायांकित हिस्से ज़्यादा है। हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा हिस्सा ज़्यादा है या कौन सा कहीं है। हमारे पास 4 कथन दे रखे हैं, जो इस आकृति के हिसाब से सही बैठता है उसको हमने चेक करना है। सबसे पहले हम इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति में कुल हिस्से कितने बच्चों, पहले वो देख लेते हैं। इस आकृति में कुल हिस्से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल हिस्से कितने हैं इसमें? 8। आकृति कुल हिस्से कितने बच्चों? 8 हिस्से हैं। फिर उसने पूछा छायांकित हिस्सा और अछायांकित हिस्सा। तो इसमें जो छायांकित हिस्सा है वो कितना है? 1 2 3 4 5 है, और जो अछायांकित हिस्सा है वो कितना है? वो है 1 2 3। 3 हिस्से क्या है? अछायांकित हैं, और 5 हिस्से छायांकित हैं। तो इसमें जो है आकृति में छायांकित हिस्से हैं 5, और आकृति में छायांकित हिस्से नहीं हैं 3। तो अब देखते हैं, हमारे पास आकृति आ गई है। छायांकित हिस्सा अछायांकित हिस्से से ज़्यादा है। छायांकित हिस्सा अछायांकित से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है भाई। छायांकित है 5 और अछायांकित है 3, और ये ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। छायांकित हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, यही बात सही है। अगलों को भी देख लेते हैं। छायांकित हिस्सा वो कितना बच्चों? 5। अछायांकित हिस्से से कम है? नहीं भाई, ये तो बात गलत है, क्योंकि छायांकित 5 है, ये 3 है। नहीं, छायांकित हिस्सा ही ज़्यादा है, ये बात गलत। छायांकित हिस्सा और अछायांकित हिस्सा बराबर नहीं, बराबर तो है ही नहीं। वो 5 है, वो 3 है, ये बात भी गलत है। छायांकित हिस्सा अछायांकित हिस्से का आधा है? नहीं, आधा नहीं है। आधा होता तो ये 6 और ये 3 होने चाहिए थे, ऐसा भी नहीं है, ये बात भी गलत है। तो उत्तर बच्चों वही पहले वाला ही सही है, उसको ही टिक करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? तराजू दिखा रखे हैं। तराजू में कुछ सामान रखा है, सेब, अनार, अनार और नारियल। देखो बच्चों, तराजू के दो जो पलड़े हैं वो होते हैं, एक पलड़ा झुका हुआ है और एक ऊपर उठा हुआ है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर भारी सामान पलड़े में रखते हैं वो नीचे झुक जाएगा, और जिसमें हल्का सामान है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही है। यहाँ 2 पलड़े हैं, देखो। एक में सेब है, सेब ऊपर उठ रहा है, ये हल्का है। अनार नीचे दब रहा है, अनार भारी है। परंतु जब अनार की तुलना नारियल से करी है, क्योंकि अनार क्या है, दोनों में साझा है ना, तो इसका मतलब क्या है? नारियल भारी है और अनार हल्का है। परंतु सेब क्या है? सेब अनार से भी हल्का है। तो अनार के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अनार दोनों में कॉमन है। एक हमारे पास अनार से हल्का है और एक अनार से भारी है। जो अनार से हल्का होगा वो तो सबसे हल्का हो जाएगा, और जो अनार से भारी है वो सबसे भारी हो जाएगा। तो जो सेब है, सेब अनार से भी हल्का है, और जो नारियल है, नारियल भारी है किससे? अनार से। तो नारियल सबसे भारी हुआ और सेब सबसे
हल्का हुआ। जो अनार का वजन है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि सेब से ज़्यादा और नारियल से कम। जो अनार है उसका वजन क्या है, नारियल से कम है। अनार नारियल से हल्का है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे हमें तीन बातें पता चली हैं। सेब सबसे हल्का है, अनार सेब से भारी है, भरी लिखा भारी है, और जो नारियल है वो सबसे भारी है, इन दोनों से भारी है। अब यहाँ पर चार कथन है। नारियल सेब से हल्का है, नारियल सेब से हल्का नहीं भाई नहीं, सेब तो सबसे हल्का है और नारियल सबसे भारी है, ये बात तो गलत है। नारियल अनार से हल्का है, नहीं भाई, नारियल सबसे भारी है और वो नारियल अनार से भी भारी है, ये बात भी गलत है। सेब और अनार बराबर हैं, नहीं, सेब हल्का है अनार भारी है, ये बात भी गलत है। नारियल सबसे भारी है, हाँ ये बात सही है, नारियल सबसे भारी है, ये उत्तर सही जाएगा, यही उत्तर आपका सही है। अब है रमन 4 कदम सीधा चलने के बाद किस तरफ मुड़े कि वह मंदिर पहुंच जाए। ये वही रमन खड़ा है। अब पहले रमन की दिशाएं देखनी पड़ेंगी। अगर मेरा मुंह मंदिर की तरफ हो, सामने की तरफ है, तो मेरा पहले ये चेक करना कि मेरा दायां और बायां हाथ कौन सा होगा। तो ये मेरा दायां हाथ होगा और ये मेरा बायां हाथ होगा। उसके बाद रमन ने 4 कदम चलने हैं, 1 2 3 4। 4 कदम चलने के बाद रमन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ जो ये तिराहा बना हुआ। अब उसे पहले किधर मुड़ना पड़ेगा, अगर मंदिर जाना है तो उसे इधर मुड़ना पड़ेगा। ये कौन सा हाथ है उसका, दायां हाथ है। जब वो उधर मुड़ जाएगा फिर उसे वहां मुड़ना पड़ेगा, वो कौन सा हाथ होगा उसका, बायां हाथ। यानी कि उसे एक बार दाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर जब वो वहां पहुंच जाएगा उसे बाएं मुड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार मंदिर जाने के लिए रमन को 4 कदम चलने के बाद पहले दाएं और फिर बाएं मुड़ना पड़ेगा, और यही सही उत्तर होगा, इसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। नीचे दी नीचे की तालिका में 4 दुकानों में बनने वाले गुलदस्तों की संख्या दी गई है। ये 4 दुकानें हैं भाई, एक है महाराजन की, और एक है महादेव की, एक सुगंधा की, एक सुदर्शन की। वहां पर एक दिन में बनने वाले गुलदस्तों की संख्या है। यहाँ पर 4 छप रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। किस दुकान में एक दिन में सबसे कम गुलदस्ते बने, हमें बताना है किस दुकान में सबसे कम गुलदस्ते बने, जबकि एक गुलदस्ते में 10 गुलदस्ते हैं। ये ध्यान रखना कि जब इसने यहाँ एक गुलदस्ता छापा है, इसका मतलब 10 गुलदस्ते बन चुके हैं, इस बात पे ध्यान देना है। तो जो एक गुलदस्ता है वो 10 के बराबर है। तो सबसे पहले इन गुलदस्तों को देखते हैं कितने हैं। ये 10 ये हो गया, इसमें 10 और जुड़ जाएंगे, फिर 10 और जोड़ देंगे, तो महाराजन की दुकान पे कितने गुलदस्ते बने, 40। फिर महादेव की दुकान पे 10 और 10 20 गुलदस्ते बने। सुगंधा की दुकान पे 10 20, फिर 10 और जोड़ देंगे, फिर 10, फिर 10 और जोड़ देंगे, तो कितने बने, 50 गुलदस्ते। और जो सुदर्शन है उसकी दुकान पे, ये 10 10 को हम कितने बार जोड़ेंगे, 6 बार, तो 60 गुलदस्ते बनेंगे। उसने पूछा है कि एक दिन में सबसे कम गुलदस्ते बने, वो किस दुकान में बने भाई, इस दुकान में, महादेव की दुकान में बने। तो महादेव ही हमारा उत्तर होगा, उसको हम टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। दिए गए नोटों को जोड़कर कुल कितनी रकम बनेगी। ये बेटा जोड़ना है और जोड़ते जोड़ते आप पता कर लोगे। पहले 200 में 200 जोड़ते हैं, 200 और 200 को जोड़ते हैं, 200 और 200 400 रुपये बन जाएंगे। फिर 400 में बच्चों ये 100 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे, 500 बन जाएंगे। फिर 500 में ये 50 जोड़ देंगे तो 550 बन जाएंगे। फिर 550 में ये 20 जोड़ देंगे, 570 बन जाएंगे। फिर ये 10 जोड़ देंगे, 580। फिर 580 में ये 20 भी जोड़ देंगे तो 600 रुपये बन जाएंगे। तो इस प्रकार 600 रुपये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट 34। दिए गए पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा, ये आप ध्यान से देख सकते हो, आसान है। कि इसमें क्या है, एक ये तारा है, फिर एक अंडाकार है, एक त्रिभुज है, फिर ये क्या है, आयत है, ये क्या है, तारा है, ये अंडाकार है। आयत है, तारा है, अंडाकार है। फिर हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। तो हर एक बार क्या है, ये आगे जा रहा है, तो ये यहाँ आ गया, अव्वल यहाँ चला गया, त्रिभुज यहाँ आ गई। तो अब क्या होगा, अब देखो अब कि अगले बार कौन आएगा यहाँ, अगले बार कौन आएगा यहाँ पर, अगले बार आएगा यहाँ त्रिभुज आ गई है, तो त्रिभुज के बाद आयत, आयत के बाद सितारा। देखो ऐसे ही है ना, सितारा, अंडाकार, त्रिभुज। फिर जो हमारे पास है, ये हमारे पास अगली आकृति है, ये
आयताकार है। फिर ये सितारा अगले में चला गया, यहाँ पर सितारा, ये अंडाकार, त्रिभुज, यहाँ पर आयत आएगी। फिर ये सितारा तीसरे में चला जाएगा। अगर हमें एक लाइन और लिखनी हो तो सितारे के बाद फिर वहीं से शुरू करेंगे, अंडाकार, त्रिभुज, फिर आयत, यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी, आयताकार आकृति ही आएगी। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं और यही हमारा उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं, दिए गए घड़े में 5 लीटर पानी आता है। अगर 200 मिलीलीटर के एक मग से उसे भरा जाए तो घड़ा घड़ा भरने में कितने मग लगेंगे। तो सबसे पहले ये है मिलीलीटर और ये है लीटर, तो दोनों का जो वो है इकाई उसे बराबर करेंगे। इसको जो 5 लीटर है इसको भी हम मिलीलीटर में बदल लेंगे। सबसे पहले 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यह आपने पढ़ रखा है। तो जब हमें 5 लीटर को बदलना है तो 5 लीटर बराबर 5 को 1000 से गुना करेंगे, 5000 मिलीलीटर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर। और हमें इसे मग से भरना है। तो बच्चों देखो, एक मग में कितना रहा है, एक मग में पानी आता है 200 मिलीलीटर। तो अब देख लेते हैं, अगर हम 20 मग से भरें तो 20 गुना 200 तो 4000 मिलीलीटर। नहीं भाई, हमारा घड़ा तो 5000 मिलीलीटर का है, ये बात तो सही नहीं है। फिर देखते हैं 30 मग गुना 200 मिलीलीटर, तो फिर बन जाएगा भाई 6000 मिलीलीटर। ये तो पानी इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा घड़ा तो 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर का है, ये बात भी सही नहीं है। फिर अगला है 25, 25 को जब 200 करेंगे तो फिर गुना करके 5000 मिलीलीटर आएगा। हाँ बच्चों, ये बात सही है, तो यही हमारा उत्तर सही है। अगला भी चेक कर लेते हैं फिर भी। 10 गुना 200, 2000 मिलीलीटर, यानी कि 2 लीटर। नहीं नहीं, हमारा घड़ा तो 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर का है। तो हमारा उत्तर कौन सही जाएगा, गा उत्तर सही जाएगा। जब हम इसमें 25 मग पानी डाल लेंगे 200 मिलीलीटर के, तो 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर हो जाएगा। यह उत्तर सही होगा। इसको आपने टिक कर देना है। तो इस प्रकार हमने क्या ये चेक कर लिया कि इसमें कितना आएगा। आगे है, सुधा के पास 500 रुपये हैं। उसने 80 रुपये की किताब, 40 रुपये की कॉपी, 130 रुपये का बैग व 90 रुपये का केक खरीदा। बताओ सुधा के पास कितने रुपए बचे। अब देखो बच्चा, सुधा के पास कुल कितने रुपए थे, 500 रुपये। सुधा ने किताब के लिए खर्च किए 80 रुपये। फिर सुधा ने कॉपी के लिए खर्च किए 40 रुपये। सुधा ने बैग के लिए खर्च किए 130 रुपये। और सुधा ने केक के लिए खर्च किए 90 रुपये। तो उसने 1 2 3 4 चार आइटमें खरीदी, 80 रुपये की, 40 रुपये की, 130 रुपये की, 90 रुपये की। अब हम निकाल लेंगे सुधा द्वारा खर्च किए गए कुल रुपए कितने हैं। तो हम इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, 80 जमा 40 जमा 130 जमा 90। जब जोड़ेंगे जीरो का जीरो आ जाएगा, 9 3 12, 12 और 4 हमारे पास क्या है, 12 में 4 जोड़ लेंगे 16 और 8 24, 2 हासिल 2 और 1 3, 340 रुपये आ जाएंगे। सुधा के पास शेष बचे रुपए कितने होंगे, उसके पास 500 रुपये थे, उसने 340 रुपये खर्च दिए। तो जब घटाएंगे 160 रुपये बचेंगे, और वो हमने यहाँ पर 160 रुपये को मार्क कर दिया है। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला, राहुल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चला रहा है और वो 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ये तो आसान था बच्चों, 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा या 60 मिनट। मैंने ये मिनट क्यों लिखे, क्योंकि हमारा उत्तर मिनट में है। तो और ये दूरी दुगनी है, 20 का दुगुना 40, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा 1 गुना 2 बराबर 2 घंटे, या 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट लगेंगे। 2 घंटे लगेगा समय, और उसी को हम मार्क कर देंगे, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप इन सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं, और इस प्रकार आपकी गणित की जो सक्षम पेपर उसकी तैयारी हो जाएगी, और इसी प्रकार जो कक्षा के कार्य है वो भी आपका हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आपने वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर videos and press bell for the notification. Have a nice day. Thank you very much.